हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स लीड। आज के वीडियो में हम करेंगे AISSEE 2022 के लिए क्लास 9 के साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर 1 फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। हमने इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस पहले भी करे हुए हैं पार्ट 1 वीडियो में, एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट सीरीज। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्वेश्चंस। Question number 11. While walking on the ground, we apply force on option A shoes, option B ground, option C gravitational या option D friction। तो क्वेश्चन है कि हम ज़मीन पे चलने के वक्त फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई फोर्स ऑन व्हाट। तो हम ज़मीन पे चल रहे हैं तो फोर्स भी हम ज़मीन पे ही लगाएंगे, दैट इज़ ऑन ग्राउंड। वी अप्लाई फोर्स ऑन ग्राउंड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हम शूज़ पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि शूज़ पे ग्राउंड लगाएगा। हम शूज़ पहने रहते हैं, शूज़ पे फ्रिक्शन या फोर्स जो भी लगाएगा वो ग्राउंड, ना कि हम। यहाँ ग्रेविटेशनल का बात नहीं होगा क्योंकि अर्थ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि वी अप्लाई फोर्स ऑन, यानी कि हम कहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, एंड फ्रिक्शन तो नहीं होगा क्योंकि फोर्स ऑन फ्रिक्शन नहीं। फोर्स अगर पूछता है कि किस टाइप का फोर्स है तब फ्रिक्शन का बात होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में है कि कहाँ फोर्स लग रहा है, एंड सो द करेक्ट आंसर विल बी ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 12. इन प्रिपेयरिंग अ चपाती फ्रॉम डो डैश फोर्स इज अप्लाइड। ऑप्शन ए मस्क्यूलर, ऑप्शन बी फ्रिक्शन, ऑप्शन सी ग्रेविटेशन या ऑप्शन डी मैग्नेटिक। क्वेश्चन में है कि हम जब डो से चपाती बनाते हैं यानी कि रोटी बनाते हैं तब कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हम रोटी बनाते हैं हाथ से, एंड हाथ में होते हैं हमारे मसल्स, यानी कि हम मस्क्यूलर फोर्स यूज़ करते हैं चपाती बनाने में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. मोबिल ऑयल इज अप्लाइड ऑन आयरन शटर्स टू डैश फ्रिक्शन। ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमूव या ऑप्शन डी कीप सेम। तो जब मशीन पार्ट्स में काम करना कम हो जाता है यानी कि फ्रिक्शन इंक्रीज होने की वजह से मशीन्स काम करना बंद कर देते हैं, तब हम फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए ऑयल या फिर ग्रीस यूज़ करते हैं, एंड उस प्रोसेस को कहा जाता है लुब्रिकेशन। सो ऑप्शन बी डिक्रीज, फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 14. The surface of mortar and pestle ciabatta used for grinding is etched again after long use to dash friction. Option A keep same, option B remove, option C increase या ऑप्शन डी डिक्रीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मॉर्टर एंड पेसल यानी कि जो सिलबाटा, आज के डेट में जो मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं हम मसाला पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो उसके लिए जो हम पहले ज़माने में यूज़ करते थे पत्थर के सिलबाटा, मॉर्टर एंड पेसल जिसे कहा जाता है, उसको एच्ड अगेन एंड अगेन। फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जब हम इस सिलबाटा को बहुत दिनों तक यूज़ करते हैं, और वो सरफेस रफ़ हो जाता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड दिस टू रिड्यूस दिस फ्रिक्शन हम क्या करते हैं, इसे एच करते हैं यानी कि फिर से रगड़ते हैं ताकि स्मूथ हो जाए इसका सरफेस। सो ऑप्शन डी डिक्रीज विल बी द आंसर। Question number 15. The same force F acts on 4 different objects having the areas given below, one by one. In which case, the pressure exerted will be the maximum. Option A 20 meter square, option B 50 meter square, option C 100 meter square या option D 10 meter square। तो क्वेश्चन है कि एक सेम अमाउंट का फोर्स F मान लिया गया है जिसे वो एक्ट कर रहा है 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जिनके एरियाज़ हमें दिए गए हैं ऑप्शन में, और पूछ रहा है कि इन विच केस द प्रेशर एक्सर्टेड विल बी द मैक्सिमम, यानी कि किस केस में प्रेशर सबसे ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर सबसे ज़्यादा लगेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, प्रेशर, फोर्स और एरिया के बीच का रिलेशन। हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो इस केस में फोर्स तो सब में सेम है, जो चेंज हो रहा है वो है एरिया। एंड आपने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा होगा 7 या 8 क्लास में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं इस रिलेशन के लिए, प्रेशर और फोर्स ये जो ऊपर ऊपर हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और प्रेशर और एरिया
ये जो ऊपर नीचे हैं इस इक्वल टू के इस साइड प्रेशर ऊपर है और इक्वल टू के राइट साइड एरिया नीचे है, ये आपस में इन्वर्स रिलेशन में है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कौन है, प्रेशर और फोर्स, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, यानी कि ये आपस में सिमिलर चेंजेस होता है। लेकिन इन्वर्स रिलेशन जैसे कि प्रेशर और एरिया के बीच में है, इसमें क्या होगा, एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा यानी कि घटेगा। ऑपोजिट रिलेशन, ऑपोजिट अगर चेंज हो रहा है तो उल्टे तरीके से, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एरिया जिसमें सबसे कम होगा प्रेशर वहीं मैक्सिमम होगा, एंड सबसे कम एरिया तो हमारा 10 मीटर स्क्वायर है, एंड हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, force of friction always acts on moving objects and its direction shall be option A on any direction, option B along the direction of motion, option C perpendicular to the direction of motion या ऑप्शन डी opposite to the direction of motion। सो क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स या सिंपली फ्रिक्शन, उसका डायरेक्शन पूछ रहा है। तो हमने प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जिधर मूव कर रहा है, मान लेते हैं एक बॉय है जो कि कार्ट लेके जा रहा है, ये इधर खींच रहा है इस कार्ट को यानी कि बॉक्स को, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसके ऑपोजिट में, ठीक है। सो फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट में एक्ट करता है, मतलब जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। दैट विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, when the applied force is doubled and the object is still at rest, then friction becomes option A doubled, option B halved, option C quadrupled या ऑप्शन डी ज़ीरो। तो क्वेश्चन है कि जब अप्लाइड फोर्स को हम डबल कर देते हैं यानी कि 2 गुना 2 टाइम्स, एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे ही है यानी कि उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही है, जिधर मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शन काम करता है। तो अगर फोर्स को डबल कर रहे हैं इंटू 2 और बॉडी रेस्ट में ही है यानी कि फ्रिक्शन को भी तो डबल होना पड़ेगा, तभी तो दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। तो आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन बिकम्स डबल यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑप्शन ए 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऑप्शन बी 76 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऑप्शन सी 45 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड ऑप्शन डी 0.76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये जो Hg है ये मर्क्यूरी का सिंबल है, मर्क्यूरी केमिस्ट्री एलिमेंट, उसका सिंबल है Hg। तो पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 1 atm इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ पे 760 मिलीमीटर तो है नहीं, सिर्फ 76 है, एंड हमारा ऑप्शन 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा एंड ये नहीं होगा। 45 सेंटीमीटर नहीं होता है, 0.76 सेंटीमीटर भी नहीं होता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग ड्राई वेदर while combing hair sometimes we experience hair flying apart. The force responsible for this is option A force of gravity, option B electrostatic force, option C force of friction या option D magnetic force। सो क्वेश्चन है कि ड्राई वेदर में यानी कि सूखे टाइम में, ठंड के टाइम जब हवा बहुत चलता है तो ठंडा मौसम रहता है, ड्राई वेदर रहता है, उस टाइम जब हम कॉम्ब करते हैं अपने हेयर को, बालों को कंघी करते हैं, तो समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, बाल उड़ने लगते हैं इधर उधर। कभी कभी हमने एक्सपीरियंस किया है ऐसे, आपने वो वाला एक्सपेरिमेंट तो किया होगा जिसमें पेपर से कंघी को बाल में कंघी करते हैं, उसके बाद कुछ पेपर्स टुकड़े टुकड़े रहते हैं, उसको वो अट्रैक्ट होते हैं कंघी से। तो उसी टाइप का ये एक्सपेरिमेंट है।
जिसमें कि हेयर्स जो उड़ते हैं इधर उधर। तो पूछ रहा है कि द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज़, इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो केस होता है ये चार्ज के वजह से होता है, एंड दैट फोर्स इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें चार्जेस के वजह से ये हमारे हेयर उड़ने लगते हैं इन ड्राई वेदर। सो ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी द आंसर। Question number 20. The pressure exerted by liquid due to increase in depth. Option A reduces, option B increases, option C remains same या option D depends on the nature of liquid. तो क्वेश्चन है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड यानी कि लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लगाया जाता है उस वो ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्थ यानी कि ऊंचाई, कितना ऊंचा है। मान लेते हैं ये एक बीकर है जिसमें कि लिक्विड है पानी, तो इसके हाइट यानी कि डेप्थ से क्या रिलेशन होगा प्रेशर का। तो ये वाला है, डेप्थ जितना इंक्रीज़ करेगा, जितना बढ़ेगा, उतना लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है।